गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और कल हमने कठोर एवं लचीलेपन का किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर मिश्रण किया गया है, इस बात के बारे में, इस विशेषता के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमारी चर्चा रहेगी नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट विशेषता पे, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में, संसदीय संप्रभुता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता में समन्वय यानी विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में समन्वय स्थापित किया गया है ताकि एक ऐसा संविधान जो विविधता में एकता को निरूपित कर सके, इस बात का ध्यान रखा गया है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है विद्यार्थियों जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू जिसे क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। जिस प्रकार से क्रिकेट के अंदर विद्यार्थियों खिलाड़ी को यह संदेह होता है कि वो नॉट आउट था, उन्हें आउट दे दिया गया, तो फिर वो वापस क्या लेता है, रिव्यू लेता है। इसी प्रकार जुडिशरी को भी संदेह है कि अगर कार्यपालिका ने कोई गलत आदेश दे दिया है और व्यवस्थापिका ने कोई गलत कानून बना दिया है, तो वो क्या लेती है, रिव्यू लेती है। अब क्या है रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है हमारे संविधान में प्रत्यक्ष लिखा हुआ नहीं है, परंतु आर्टिकल 13 जो कहता है कि भाई संविधान के अंतर्गत नहीं है, उन पर न्यायपालिका रोक लगा सकती है, तो कहीं न कहीं 13 की भाषा जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है अगर वे संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो। वापस सुन लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका के आदेश जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ने दिए हैं, कार्यपालिका के आदेश व व्यवस्थापिका के कानून, व्यवस्थापिका के कानून कार्यपालिका के आदेश व व्यवस्थापिका के कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो, संविधान की भावना के, संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय
कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन है। यह शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। वापस सुन लीजिए। कार्यपालिका के आदेश, व्यवस्थापिका के कानून किसके अनुरूप नहीं है? संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। अवैध घोषित करने की ये शक्ति जो है विद्यार्थियों, वो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। देखिए, वैसे कानून बनाने की शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका के पास में है, लेकिन वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो जुडिशरी रिव्यू लेकर के न्यायपालिका उन्हें क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है, ताकि संविधान की रक्षा हो सके, संविधान के अनुरूप ही निर्णय लिए जा सके, संविधान की मूल भावना के साथ या मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो। इसलिए विद्यार्थियों, जो न्यायपालिका जो है वो संविधान की रक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है विद्यार्थियों, वो संविधान का रक्षक है, संविधान का प्रहरी है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है, न्यायपालिका को ही है। वापस सुन लीजिए। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, न्यायालय को है। जबकि संविधान में संशोधन का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार, संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका को है, व्यवस्थापिका या संसद। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, यानी ये एक समन्वय की बात है। किसकी बात की गई है? समन्वय की बात की गई है कि संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या, एक्सप्लेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान की व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका हो, संविधान की व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान की व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसी प्रकार व्यवस्थापिका जो है विद्यार्थियों, संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती। दोनों को अलग अलग अधिकार दे रखे। एक व्याख्या कर सकता है तो संशोधन नहीं कर सकता, और संसद संशोधन कर सकती है तो व्याख्या नहीं कर सकती, ताकि जो है इस प्रकार से संविधान की मूल भावना के साथ में छेड़खानी नहीं की जा सके। तो इस प्रकार से दोनों में ये समन्वय रखा गया है, ताकि न्यायपालिका भी स्वतंत्र हो और संसद भी अपना कुछ कार्य कर सके। तो भारत में ब्रिटेन की भांति संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। हमारे देश के अंदर सर्वोच्च है तो सर्वोच्च है संविधान, जबकि ब्रिटेन में सर्वोच्च है संसद, और संसदीय शासन व्यवस्था में विद्यार्थियों संसद संप्रभु होती है।
लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में समन्वय स्थापित किया है, ताकि संसद संप्रभुत्व नहीं है लेकिन कानून निर्माण में वो सर्वोच्च है, संविधान में वो संशोधन भी कर सकती है, लेकिन वो संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका व्याख्या कर सकती है, तो संशोधन नहीं कर सकती। इस प्रकार से मध्यम मार्ग अपनाया गया है, ताकि न्यायिक पुनरावलोकन भी हो, गलत कानून नहीं बने, समय समय पर उनका अवलोकन हो सके कानूनों का, और संसदीय संप्रभुता की बात, कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद को भी सर्वोच्च रखा गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में विद्यार्थियों न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में समन्वय स्थापित किया गया है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन जैसी बातें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होती है, जैसे अमेरिका में है, ये तो हमने अमेरिका से ले लिया, जबकि संसदीय संप्रभुता जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन दोनों में हमने समन्वय स्थापित किया, ना इनको खास रखा और न ही इनको सर्वोच्च रखा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों दोनों में समन्वय स्थापित किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में देखा जाए तो वह संसद संप्रभु है, तो वहां पे न्यायपालिका को पुनरावलोकन करने का, रिव्यू मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में क्या स्थापित किया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सके, कानून जो बने वो संविधान की भावना के अनुरूप बने, संविधान का अतिक्रमण नहीं हो, और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखा है कि न्यायपालिका भी अपनी मनमर्जी नहीं करे, इसलिए संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, और साथ साथ में कानून निर्माण में सर्वोच्च संस्था जो है वो संसद है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता में समन्वय स्थापित करने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। नेक्स्ट, विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक शांति प्रिय देश है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी ही हमारे लिए परिवार है। पूरी पृथ्वी ये हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम परिवार है। तो इस प्रकार से भारत जो है विश्व शांति का समर्थक शुरुआत से ही रहा है। इन बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 51 के अंदर, आर्टिकल 51 में जो भारत की विदेश नीति है, आर्टिकल 51 के अंदर जो हमारी विदेश नीति है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाने में अपना योगदान देगा और आपसी संबंधों को, आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगा। किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा, किसी भी देश पर आक्रमण की पहल नहीं करेगा, आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति और साथ साथ में पंचशील समझौता, ये दो बातें जो है हमारी विदेश नीति के अंदर, गुट निरपेक्षता की नीति जिसके शुरुआत जो है बाडूम सम्मेलन में जो है इनकी जो एप्रोएसी सम्मेलन हुआ उसमें इस पर चर्चा की गई, और बेलग्रेड जो सम्मेलन हुआ तो बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर जो है गुट निरपेक्षता की औपचारिक शुरुआत हो गई थी, गुट निरपेक्षता की नीति की। तो गुट निरपेक्षता के जो प्रारंभ करता है उनमें
हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आता है प्रमुख नेताओं के अंतर्गत। अलग से हम विदेश नीति में ये बात पढ़ेंगे। तो गुट निरपेक्षता की नीति है, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, सैन्य गुटों से दूर रहेंगे, इस प्रकार की नीति अपनाना। और साथ साथ में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ में पंचशील जो समझौता किया 29 अप्रैल 1954 को, ये सारी बातें जो हैं इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत जो है विश्व शांति का समर्थक है। विश्व शांति को बनाए रखने में भारत अपना योगदान देने के लिए तैयार है। यहां तक कि यूएनओ के अंदर कई बार अपनी जो है शांति सेना विश्व शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई। तो अगली हमारे संविधान की विशेषता जो है विश्व शांति का समर्थन, जिसमें हमारी विदेश नीति जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो हमारी विदेश नीति दी गई है उसमें विश्व शांति की बात, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान की बात कही गई है। अगली बात, नेक्स्ट, विश्व शांति को बनाए रखने में योगदान की बात की हमने। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 17 नंबर, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की भी व्यवस्था है ताकि देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के साथ में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सके। तो हमने जो है विद्यार्थियों आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर गणराज्य से, जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रभावित होकर जो है हमने क्या लिए, आपातकालीन उपबंध लिए। महत्वपूर्ण आपातकालीन उपबंधों की बात की जाए तो आपातकालीन उपबंध से संबंधित जो है 3 अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। इसमें क्या लिखा गया है, यानी बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है आर्टिकल 352 के तहत की जा सकती है। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 352 का प्रयोग बाह्य आक्रमण है या युद्ध की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है, ठीक है ना, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है विद्यार्थियों आर्टिकल 352 के तहत जो है इमरजेंसी लागू की जा सकती।
इन 352 के अंतर्गत पहले क्या था विद्यार्थियों? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले एक क्या था? आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल की घोषणा, समावेशी संविधान संशोधन, समावेशी संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द को जो है समावेशी संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में जो ये संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। पहली बार ये 352 के तहत आपातकाल की घोषणा जो है कब हुई? पहली बार 352 के तहत आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इनके लिए चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय ये भारत के अंदर पहला आपातकाल लागू हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो 352 का पहली बार प्रयोग 1962 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया, और फिर 1965 में जो युद्ध हुआ, उस समय ये जो 1962 में जो आपातकाल लागू किया था, वो आपातकाल जारी रहा, क्योंकि इसकी अधिकतम कोई अवधि नहीं है। 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति के बाद जो है इनको असीमित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, समय समय पर इनको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनकी ये इसलिए कि बीते समय बाद में समाप्त होना जरूरी है, इसलिए 65 में यही था, नया लागू नहीं करना पड़ा। और दूसरी बार जो आपातकाल है वो 352 के तहत, ये 352 वाला आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो 352 के तहत जो है दूसरा आपातकाल जो है विद्यार्थियों, वो 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया, उस समय दूसरी बार आपातकाल लागू किया गया। तीसरी बार आपातकाल जो है विद्यार्थियों, वो इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में, जून 1975 के अंदर इस शब्द के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया, जो भारतीय संविधान का एक अनोखा आपातकाल था। क्योंकि बाकी दो जो हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय और ये आंतरिक अशांति, देश में आंदोलन हो रहे थे लोगों के मन में, ठीक है ना, कुछ बातों को लेकर के रेलवे हड़ताल थी, छात्रों का आंदोलन था गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, इन सभी को लेकर के आंतरिक अशांति का लेकर के जो है संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके, उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनसे जो है इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। तो इसी सत्ता जो है संविधान का दुरुपयोग नहीं करे, इसीलिए जब जनता दल की सरकार आई तो समावेशी संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द जो हैं इनको 352 से हटा दिया गया। अब दूसरा जो आपातकालीन उपबंध है वो अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर
आर्टिकल 356 का प्रयोग जो है विद्यार्थियों, आर्टिकल 356, ये कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है या नहीं कोई आपातकाल है, ये तो एक संवैधानिक संकट है, यानी इसको हम राष्ट्रपति शासन राज्यों में कह सकते हैं। यानी 356 के तहत राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या गठबंधन सरकारों में किसी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राज्यपाल 356 के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, मांग करता है राष्ट्रपति शासन की, और फिर जो है संसद की स्वीकृति के बाद इस प्रकार से आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लागू होता है वो आर्टिकल 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आर्टिकल 356 ये भी एक आपातकालीन उपबंध है, लेकिन समय समय पर इनका जो है आर्टिकल 356 का जो है दुरुपयोग अधिक हो रहा था। 1993 के अंदर बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार से 356 के तहत जो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद में जो है इस प्रकार की मनमर्जी पर जो है रोक लगी थी। तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 और फिर आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल देखिए आर्टिकल 352 अगर देश में लागू कर दिया गया है, 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है, तो एक माह के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी है। संसद की स्वीकृति आवश्यक। और आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है तो 2 माह के अंदर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल की बात है तो 2 माह के अंदर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर और 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल कब लागू किया जाता है? जब देश के वित्तीय हालात अत्यधिक खराब हो तथा देश की साख को खतरा उत्पन्न हो गया है और कोई विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब साख को खतरा उत्पन्न हो जाए ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आज तक कोई वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लागू नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे देश के अंदर आपातकालीन उपबंध रखे गए हैं ताकि व्यवस्था को, संविधान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब नेक्स्ट बात जो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर दोहरी नागरिकता होती है। राज्य की नागरिकता अलग से और केंद्र की नागरिकता अलग से। लेकिन हमारे देश में सिर्फ इकहरी नागरिकता है। हम जो हैं सभी भारत के नागरिक हैं, अपने राज्य के अलग से हमें नागरिकता प्राप्त नहीं है। हालांकि इकहरी नागरिकता जो है एकात्मक शासन का लक्षण है,
लेकिन बाद में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता को इसलिए लागू किया गया ताकि देश के अंदर एकता अखंडता को बनाया रखा जा सके, देश की एकता को लेकर किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, इसलिए हमने जो है इकहरी नागरिकता को लागू किया है। तो इस प्रकार से भारत में जो है संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो इकहरी नागरिकता है, हम सब भारत के नागरिक है, हम सब भारत के लोगों की बात जो है हमारी प्रस्तावना में भी की गई है और हमें इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। अगली बात करें विद्यार्थियों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, तो नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात थी लोक कल्याणकारी राज्य की। तो लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अधिकार होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सभी को सर्वसुलभ होना चाहिए। साथ साथ में आर्थिक समानता के आधार पर सभी को अवसर उपलब्ध हो और साथ साथ में समता मूलक समाज हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। तो इन सभी बातों के लिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 के अंदर और आर्टिकल मुख्य तौर पे 38 की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। अब अंतिम विशेषता जो है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट विशेषता, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। अगर अनुच्छेद 25 की बात करें, जो मूल अधिकार में पढ़ेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के आधार पर कोई भी धर्म वो मानने के लिए स्वतंत्र है, उसे किसी धर्म को मानने से रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो उसमें भी जो है उन्हें अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना, संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये जो है अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है। और पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण की बात भी हमारे संविधान में है। अगर बात की जाए आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, इसके तहत जो है विद्यार्थियों राज्य केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका के अंदर जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे 330 के तहत लोकसभा के अंदर जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से? आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। एससी और एसटी 84 सीट जो हैं लोकसभा के अंदर विद्यार्थियों एससी के लिए रिजर्व हैं और एसटी के लिए जो हैं 47 सीट जो हैं एसटी के लिए रिजर्व हैं। इसी प्रकार 332 के तहत राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी विधानसभा के लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। राजस्थान की बात करें एससी एसटी 4 सीटें एससी के लिए और 3 सीटें जो हैं
एसटी के लिए, ये लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो इस प्रकार से 332 में राज्यों में जो व्यवस्था है और 330 के तहत केंद्र के अंदर जो रिजर्वेशन की बात की गई है व्यवस्थापिका के अंतर्गत, तो इस प्रकार से एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 ये सीटें रिजर्व रखी गई है। इसी प्रकार से बात की जाए इन 84 और 47 में जो राजस्थान से जो सांसद जाते हैं लोकसभा में, तो उसमें 4 एससी के लिए रिजर्व है और 3 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। इस प्रकार से आर्टिकल 335 की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि सरकारी सेवाओं में एसटी एससी वर्ग के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है और 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर विद्यार्थियों ओबीसी को भी केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं विद्यार्थियों, ये पिछले वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए हैं। और ये जो लोकसभा के अंदर जो सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, जो शुरुआत के अंदर सिर्फ 25 जनवरी 1960 तक थी, 10 वर्ष के लिए थी। फिर जो है सरकारें बार-बार 10-10 वर्ष के लिए ये बढ़ाती गई। इस प्रकार से 95वां संविधान संशोधन करके जो है इनको 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही 2020 को यह आरक्षण समाप्त होने को आया, सरकार ने जो है 104वां संविधान संशोधन और 126वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके जो है इसको 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही 10 वर्ष पूरे होते हैं उससे पहले ही सरकार जो है आगे बढ़ाती रहती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की विशेषताओं